नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं। टॉप 30 क्वेश्चन आपको देने वाला हूं जो बेहद खास आपके लिए बनने वाला है। दोस्तों, आपके लिए मैं हमेशा यहां पर बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आता रहता हूँ और आपके लिए शॉर्ट टिप लेकर के आता हूँ। और यहाँ पर मेरी लाइव क्लास भी चलती हैं। जिन साथियों को नहीं पता है वो सुबह 7 बजे करंट क्लास में आ सकते हैं, 1 बजे इतिहास की में और आपके 3 बजे हिंदी की यहाँ पर मेरी लाइव क्लास आती रहती है। अगर आपको लगता है अच्छा तो जरूर दोस्तों लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जुड़िएगा हमारे आपके भविष्य के लिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं समय की बर्बादी न करते हुए। पहला क्वेश्चन मैं आपके लेता हूं और बहुत ही खास क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं जो एकदम खास हो गए। टॉप 30 क्वेश्चन मैं आपको 30 मिनट में देने वाला हूं। चलिएगा दोस्तों, बढ़ते हैं आगे तरफ हो लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये लीजिएगा, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन सेशन। जी हाँ दोस्तों, सामान्य ज्ञान से रखा गया है, सारा कुछ आपका रहेगा। माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर है, ऑपरेशन जॉन है, ऑपरेशन जागुआ है, ऑपरेशन कोबरा है। तो दोस्तों ये खास रहेगा आपके लिए, यहाँ पर माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर है, ऑपरेशन जॉन है, ऑपरेशन जगुआर है और ऑपरेशन कोबरा है। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, बहुत खास आपके लिए है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और बढ़ना है, इनके साथ में पढ़ना है। चलिएगा, इसका राइट आंसर आपका होता है तो इसका राइट आंसर आपका ऑपरेशन कोबरा। ये लीजिएगा, आपके सामने है हुआ यहाँ पर ऑपरेशन कोबरा इसका पहला आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लेंगे माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में ऑपरेशन कोबरा शुरू किया गया था। ये आपका खास क्वेश्चन हो जाता है। बढ़ते हैं आगे तरफ, आगे लेते हैं ऑपरेशन उजाला। देखिए यहाँ पर ऑपरेशन उजाला किस जिले में शुरू किया गया था, बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर ऑपरेशन उजाला किस जिले में शुरू किया गया है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर पटना में है, मुजफ्फरनगर में है, भागलपुर में है और आपका दरभंगा में है। तो दोस्तों ये लीजिएगा, ये आपके वो क्वेश्चन जो हमेशा आपके आते रहते हैं, आपके लिए जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका, तो यहाँ पर रखेंगे ऑपरेशन उजाला किस जिले में शुरू किया गया था। यहाँ पर पटना में है, मुजफ्फरनगर में, भागलपुर में है और आपका यहाँ पर दरभंगा में है। तो दोस्तों इसका अगर आंसर की आप बात करते हैं तो आंसर इसका आपका होता है मुजफ्फरनगर। जी हाँ, मुजफ्फरपुर है, यानी कि नगर, ये मुजफ्फरनगर तो मेरठ में पड़ता है, इसमें पड़ता है आपका यूपी में, ये आपका मुजफ्फरपुर बिहार में है। तो ऑपरेशन उजाला मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो चुका है और इसका राइट आंसर आपका बी है, आपके सामने है। मुजफ्फरपुर ऑपरेशन उजाला मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था। देखिए ये सारे ऑपरेशंस में आपको 10 क्वेश्चन देने वाला हूं जो बिहार से जुड़े हुए होंगे, आप या बिहार से होंगे, यूपी से होंगे, उत्तराखंड से, ये अलग अलग मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ जो आपके लिए हमेशा खास बने रहते हैं। लेगा, ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था। आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर होता है, समाज के लिए सामाजिक अन्याय सुनिश्चित करने के लिए, बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए, चारा घोटाला में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए, इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप पढ़ लेंगे, ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था। आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर समाज के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए है, बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए है, चारा घोटाले में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए है, इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसमें रहेगा बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए यहाँ पर इसे रखा गया है। ऑपरेशन धनवंतरी बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए शुरू किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें रहेगा बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन धनवंतरी बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए शुरू किया गया था। अगला रहेगा बिहार में अपराध खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस जिले में शुरू किया गया था। तो दोस्तों यहां पर बताएंगे इसमें आपका क्या राइट आंसर होता है। बिहार में अपराध खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस जिले में शुरू किया गया था। सिवान में है, सारण में है, पश्चिम
पश्चिम चंपारण में है और वैशाली में है। तो दोस्तों यहाँ पर आप रखेंगे सामान्य ज्ञान, बिहार में अपराध खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस जिले में शुरू किया गया था? सिवान में है, सारण में है, पश्चिम चंपारण में है और आपका वैशाली में है। तो दोस्तों ये लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी खास आपके लिए होगा। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो ये आपका है पश्चिम चंपारण, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है। ये लीजिएगा आपका यहाँ पर पश्चिम चंपारण है। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर पश्चिम चंपारण जिले में शुरू किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप रखेंगे पश्चिम चंपारण है, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर पश्चिम चंपारण जिले में शुरू किया गया था। अगला होगा बिहार में ऑपरेशन चंपारण क्यों शुरू किया गया था? बताएंगे यहाँ पर बिहार में ऑपरेशन चंपारण क्यों शुरू किया गया था? विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए है, बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावटता समाप्त करने के लिए है, चारा घोटाला वाले को पकड़ने के लिए है, इनमें से कोई भी नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें आपका आंसर होता है बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था? विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए है, बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावटता समाप्त करने के लिए है, चारा घोटाला वालों को पकड़ने के लिए है और आपका इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों आप अभी पीछे देख रहे थे धनवंतरी का नाम आता है, दवाइयों से जुड़ी बातें होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपका होता है धनवंतरी को आप रखते हैं किसमें? दवाइयों में रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप रखना पड़ेगा बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया? विधानसभा में शांतिपूर्ण मतदानों के लिए है, बाजार में दैनिक आवश्यक मिलावट समाप्त करने के लिए है, चारा घोटाला वालों को पकड़ने के लिए है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहेंगे बाजारों में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावटता समाप्त करने के लिए इसका राइट आंसर आपका रखा गया है। ठीक है, ऑपरेशन चाणक्य बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट समाप्त करने के लिए शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं और बढ़ते हैं आगे। सामने अगला क्वेश्चन दिया जाएगा, बिहार के ऑपरेशन टास्क फोर्स का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों यहाँ पर देखें बिहार के ऑपरेशन टास्क फोर्स का क्या उद्देश्य होता है? आर्थिक विषमताओं को खत्म करना है, ड्रग्स का अंत करना है और अपराधों का अंत करना है, नक्सली गतिविधियों का अंत करना है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर बिहार के ऑपरेशन टास्क फोर्स का क्या उद्देश्य था? आर्थिक विषमताओं को खत्म करना है, ड्रग्स का अंत करना है, अपराधों का अंत करना है, नक्सली गतिविधियों का अंत यहाँ पर आपको करना है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, वो 6 का आंसर आप किस तरह से लेते हैं ये देखना होगा। ठीक है, बिहार के ऑपरेशन टास्क फोर्स का क्या उद्देश्य था? आर्थिक विषमताओं का खत्म करना है, ड्रग्स का अंत करना है, अपराधों का अंत करना है और नक्सली गतिविधियों का अंत करना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया जाता है नक्सल गतिविधियों का अंत करना है। इसमें से क्वेश्चन नंबर आपका सामने है 6 का डी बनता है। यहाँ पर ऑपरेशन टास्क फोर्स का उद्देश्य नक्सली गतिविधियों का अंत करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखें नक्सली गतिविधियों का अंत करना होगा ऑपरेशन टास्क फोर्स का उद्देश्य। तो आगे बढ़ते हैं, तोमर राजपूतों द्वारा, देखिए तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? देखेंगे तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? ग्वालियर में है, आगरा में है, नई दिल्ली में है और आपका अगरतला में है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ पर है? ग्वालियर में है, आगरा में है, नई दिल्ली और अगरतला में है। तो दोस्तों ये आपके सामने 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 का आंसर आपको यहाँ पर रखना है और बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा यहाँ पर कहाँ पर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये लीजिएगा आपका यहाँ पर क्या आंसर हो जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर की अगर बात करते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका नई दिल्ली होगा। किला राज पिथौरा नई दिल्ली में है। तो देखेंगे यहाँ पर नई दिल्ली में है किला राज पिथौरा, इसका राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं, चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्ती कस्बे से शुरू हुआ है। चिश्ती कस्बा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्ती किस कस्बे से शुरू हुआ है। चिश्ती कस्बा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में है और आपका सऊदी अरब में है। तो लीजिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर, जो आंसर आपके सामने बेहद खास होता है। यहाँ पर चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्ती कस्बे से शुरू हुआ है। चिश्ती कस्बा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, आपका उज्बेकिस्तान में और सऊदी अरब में। ये 4 ऑप्शंस में आपका बिल्कुल खास क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, ये देख लेंगे। चिश्ती कस्बा अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में स्थित एक कस्बा है। इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में अबू इसाक शमी ने की।
पश्चिम एशिया लौटने से पहले उन्होंने स्थानीय अमीर अब्बू अहमद अब्दल के बेटे को प्रशिक्षित और नियुक्त किया, जिनके नेतृत्व में चिश्तियां क्षेत्रीय रहस्यमय आदेश के रूप में विकसित हुई। चिश्ती सिलसिला की भारत में स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी दोस्तों। इसी सिलसिले के अन्य प्रमुख संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरुद्दीन गंजशकर, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन अली अहमद साबिरी कल्याणी यहाँ पर थे दोस्तों। आगे रखते हैं, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है। अभी एक देखेगा निम्न में से द्वितीय जो है बुद्ध किसे कहा जाता है, इसका आपको देखना है आंसर। यहाँ पर पद्म संभव है, आपका मैत्रेय है, यहाँ पर अवलोकितेश्वर है और अश्वय घोष होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है। पद्म संभव का है, मैत्रेय का, अवलोकितेश्वर को है, अश्वय घोष को है। तो दोस्तों ये लीजिएगा, आपका यहाँ पर देखते हैं द्वितीय विशुद्ध के नाम से किसे जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर है पद्म संभव, यहाँ पर राइट आंसर का हो जाता है। द्वितीय बुद्ध पद्म संभव को कहा जाता है दोस्तों, ये आप रखते हैं पद्म संभव, द्वितीय बुद्ध पद्म संभव को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, दादा साहेब फाल्के, देखिएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, बताएंगे। पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, 1963 में, 1966 में, 1969 में, 1970 में। तो ये लीजिएगा, आप देखते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, 1963 में, 1966 में, 1969 में और आपका 1970 में है दोस्तों। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर, आप क्या बताएंगे, क्या इसका आंसर आपका रहेगा, क्या आपको बताना है, आपके सामने है। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, 1963 में, 1966 में, 1969 में और 1970 में। तो दोस्तों ये रखिएगा। अब देखते हैं इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं, बढ़िएगा। 1969 इसका राइट आंसर आपका होता है, बनता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से शुरू हुआ था दोस्तों। आगे बढ़िएगा, ये लेते हैं, हर साल रमजान पिछली साल से होता है। अब देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। कई बार आपसे पूछा गया, कई दफा आपके सामने इससे आंसर पूछ लिए गए हैं, आपके सामने रखा गया है हर साल रमजान पिछले साल से कितने दिन पहले होता है। अब ये यहाँ पर देखें कितने दिन पहले होता है, कितने दिन आगे आ जाता है। ऐसा नहीं है कि रमजान अगर इस बार मई में आए हो तो अगले साल मई में आएंगे और पिछली बार अगर आपके जून में आए तो इस बार भी आपके जून में आएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, हर बार बदलाव आता है, 11 दिन आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या मैंने क्या है, आगे दिन पहले आ जाते हैं। मैंने ये बात कही आपसे, हर साल रमजान पिछले साल से 11 दिन पहले आपका यहाँ रहेगा, 11 दिन बाद रहेगा, 17 दिन पहले रहेगा और 17 दिन बाद रहेगा। तो दोस्तों अगर इसकी बात करते हैं, हर साल रमजान पिछले साल से यहाँ पर 11 दिन पहले आ जाते हैं। इसका राइट आंसर आपका ये है और इसका राइट आंसर आपका ए होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। के बिरला, यहां पर लगाएंगे आप, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान के बारे में कौन सा कथन सही है। अब लीजिएगा यहाँ पर, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान के बारे में कौन से कथन सही हैं। यह पुरस्कार वार्षिक है, जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं, यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, भारत की सभी भाषाओं को दिया जाता है, केवल 1 और 2 होगा, केवल 1 और 3 होगा, 1 2 3 होगा, 1 2 3 और 4 होगा। तो यहां पर लेते हैं, आपके सामने है, आपके सामने रहेगा आंसर। इसको देखते हैं यहाँ पर, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह पुरस्कार वार्षिक है, जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं, यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, भारत की सभी भाषाओं को दिया जाता है, केवल 1 और 2 होता है, केवल 1 और 2 3 यहाँ पर राइट आंसर होता है और इसमें 1 2 यहाँ पर 1 2 और 3 है, 1 2 3 और यहाँ पर 4 होता है। तो आपको देखना है, यहाँ पर बढ़ना है और देखना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आपको देखना चाहिए। चलिएगा इसका राइट आंसर की बात करते हैं, 1 2 3 यहाँ पर रखते हैं इसका राइट आंसर, यानी कि आपका यहां पर रहेगा 1 2 3। यह पुरस्कार वार्षिक है, जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं, यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। लीजिएगा देखिए कितना खास है, यह पुरस्कार वार्षिक रहा, जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं और यह केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। तो तीनों बातें यहाँ पर सत्य होती हैं, भारत की सभी भाषाओं को दिया जाता है ऐसा नहीं है, ये इसको आप हटा देंगे और इसका राइट आंसर आपका बनता है 1 2 3, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर सी बनता है दोस्तों। चलेगा, बहुत खास रहा है ये क्वेश्चन। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, यह भारत के संविधान में अनुसूची 8 में शामिल किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित भारतीय नागरिकों के उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया गया एक वार्षिक पुरस्कार है। 2005 से यह 22 भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अक्टूबर देखिएगा, अक्टूबर 1989 भागलपुर सांप्रदायिक संघर्षों की जांच के लिए जांच पैनल की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों यहाँ पर रखेंगे अक्टूबर 1989 भागलपुर सांप्रदायिक संघर्ष की जांच के लिए जांच पैनल की अध्यक्षता किसने की थी? जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा ने की है, जस्टिस एन सिंह ने की है, जस्टिस भागवती प्रसाद झा ने की है, जज BN अग्रवाल ने की है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अक्टूबर 1989 भागलपुर सांप्रदायिक संघर्षों की जांच के लिए जांच पैनल की अध्यक्षता किसने की थी? जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा ने, जस्टिस एन सिंह ने, जस्टिस भगवती प्रसाद झा ने, जज BN अग्रवाल ने। तो दोस्तों यहाँ पर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, खास रहेगा आपके लिए, बेहद खास है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर, इसका राइट आंसर आगे लीजिएगा जस्टिस एन सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने होगा अक्टूबर 1989 भागलपुर सांप्रदायिक संघर्षों की जांच के लिए जांच पैनल की अध्यक्षता जस्टिस एन सिंह ने यहाँ पर ले ली है। इसका राइट आंसर आपका होता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में जहानाबाद जेल, देखिएगा बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ है? नवंबर 2003 में, नवंबर 2005 में, नवंबर 2004 में, इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों ये लीजिएगा, बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ था? नवंबर 2003 में, नवंबर 2005 में, नवंबर 2004 में, इसमें से कोई भी नहीं है। तो ये आपके लिए रहेगा क्वेश्चन, आपको देखना है इसका आंसर क्या बताते हैं। तो बढ़िएगा, तो यहाँ पर ये जो हुआ है आपका, बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ है? तो राइट आंसर इसका है 2005, नवंबर 2005 में ये हुआ था। 15 नवंबर 2005 को रात करीब 9 बजे 1000 नक्सलियों ने जहानाबाद जेल पर हमला कर दिया था। रात के अंधेरे में गोलियों की तहड़ और बम्बों के धमाके से पूरा जहानाबाद थर्रा उठा था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन। बिहार का कौन सा संगठन वामपंथी है? बताएंगे यहाँ पर, बिहार का कौन सा संगठन वामपंथी है? लाल सेना है आपका, माओइस्ट कम्युनिस्ट क्लब है, यहाँ पर सनलाइट सेना है और रणवीर सेना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आपका आंसर क्या होता है। बिहार का कौन सा संगठन वामपंथी है? लाल सेना है, माओइस्ट कम्युनिस्ट क्लब है और सनलाइट सेना है और रणवीर सेना है। यहाँ पर आप बताएंगे। तो बिहार का ये एक संगठन आपका वामपंथी यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर देखते हैं माओइस्ट कम्युनिस्ट क्लब है आपका, इसको आप देख सकते हैं, इसमें राइट आंसर। हालांकि लाल सेना की अगर बात करते हैं तो लाल सेना के नाम से या गुलाबी सेना के नाम से महिलाओं की एक टोली है जिसमें गुलाबी गैंग्स के नाम से जाना जाता है और बहुत ज्यादा फेमस भी है, ठीक है, जिन्होंने अपने पतियों की अकल सुधारने के लिए उस गैंग को बनाया था, क्योंकि उनके पति जो है शराब पिया करते थे, तो उसको उनकी आदत को छुटाने के लिए, उनकी लत को छुटाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। दोस्तों तो बढ़िएगा, यहाँ पर माओइस्ट कम्युनिस्ट क्लब आपका होता है, इसमें MCC एक वामपंथी संगठन है, यही लीजिएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ, लेते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार के जमींदारों ने कौन सी प्राइवेट सेनाएं बनाई है? देखिएगा बिहार के जमींदारों ने कौन सी प्राइवेट सेनाएं बनाई हैं? कुंवर सेना आपका होता है, ब्रह्मशी सेना होता है, रणवीर सेना होता है, उपरोक्त सभी बातें यहाँ पर हैं। चलिएगा आप देखते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर आपके सामने रहेगा। बिहार के जमींदारों ने कौन सी प्राइवेट सेनाएं बनाई हैं? कुंवर सेना है, महर्षि सेना है, रणवीर सेना है, उपरोक्त सभी है। तो लेते हैं यहाँ पर, उपरोक्त सभी बातें यहाँ पर होती हैं, आपके सामने है। बिहार के जमींदारों की प्रमुख सेनाएं कुंवर सेना, ब्रह्म सेना, रणवीर सेना, सनलाइट सेना थी। दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिएगा इसमें आपका रहेगा बिहार के जमींदारों की प्रमुख सेनाएं कुंवर सेना, ब्रह्म सेना, रणवीर सेना, सनलाइट सेना थी। आगे बढ़ेंगे। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पर 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो आप बताएंगे भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, नंबर 2 पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, नंबर 3 पहली बार तिरंगा लहराया गया, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं है। तो लीजिएगा ये आपके पास में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? अब यहाँ पर 3 बातें आपके सामने खास हो जाती हैं। 3 में से कौन कौन सी आपके सामने है? प्रथम है आपके पास में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया है, नंबर 2 पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया, और तीसरी बात है यहाँ पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है। अब यहाँ पर तीनों में से कौन सी बातें आपकी होती हैं या इनमें से कोई भी बातें आपको नहीं रखनी होंगी? तो दोस्तों पहला यहाँ पर लीजिएगा, एक बार पढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया है, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया है, पहली बार तिरंगा लहराया गया है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर होता है इसका
पहली बार राष्ट्रीय गीत यहाँ पर गाया गया था? ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बिक्रम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह है 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा है। दोस्तों अब देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय गान के रूप में 1937 तक इसे माना गया है और यह है आपका आनंद मठ से लिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लिखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक है आपका, सर चार्ल्स मेटकॉफ है आपका, लॉर्ड ऑकलैंड है आपका, लॉर्ड एलन बोरो है आपका, बोरो है आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने है इसका आंसर। तो लीजिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक है आपका, सर चार्ल्स मेटकॉफ है, लॉर्ड ऑकलैंड है, लॉर्ड एलन बोरो है। तो लीजिएगा यहाँ पर देख सकते हैं राइट आंसर आपके सामने है, खास है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, सर चार्ल्स मेटकॉफ है, लॉर्ड ऑकलैंड है, लॉर्ड एलन बोरो है। तो दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं, सर चार्ल्स मेटकॉफ इसका राइट आंसर आपका बढ़ता है यहाँ पर। सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 में 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके 20 मार्च से लेकर 20 मार्च 1835 नहीं होगा, या 1935 होगा, गलत हो रहा है ना। यहाँ 1936 के बीच भारत के गवर्नर रहे हैं 4 मार्च। तो ये आपका इतना लंबा सेशन तो नहीं है भाई, है ना। तो ये आपका सेशन जो है इसे रखेंगे आप, इसे नो कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, बढ़िएगा आगे, यहाँ पर आगे लेते हैं और ये बढ़ेगा, समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? बताएंगे, समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? डच है, फ्रांसीसी है, अंग्रेज है, आपका यहाँ पर पुर्तगाली है। लेंगे यहाँ पर, समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? डच है, फ्रांसीसी है, अंग्रेज है और आपका यहाँ पर पुर्तगाल है। तो दोस्तों लेते हैं यहाँ पर अगला आंसर क्या रहेगा, आप बताएंगे। समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? डच है, फ्रांसीसी है, अंग्रेज है और पुर्तगाली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप देंगे पुर्तगाली, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। पुर्ताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी निवर्स्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी दोस्तों। आगे है, सुंदरनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताएंगे, सुंदरनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कंसेप्ट के लिए जाना जाता है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की है दोस्तों। लीजिएगा एक बार से फिर पढ़ते हैं, सुंदरनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका रहेगा, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी है? तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी है? बंगाल विभाजन होगा आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव होगा और मृत्युदंड। देखिएगा यहाँ पर इनको मृत्युदंड दिया गया था, ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो लीजिएगा यहाँ पर देखिए, बंगाल विभाजन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, भगत
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो आपके लिए खास रहेगा ये। अब यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर आपका क्या बनता है। यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? बंगाल विभाजन के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये देखेगा यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका जलियांवाला बाग है और ये आपका हुआ था 1919 में। ठीक है, ये आपका यहाँ पर जनरल डायर के द्वारा जो किया गया था नरसंहार, उसमें इसके विरोध में आकर के यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि वापस कर दी थी और यह घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था इसके हम बारे में बात कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड जेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, बेहद खास क्वेश्चन है, कभी काफी बार आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो लीजिएगा यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड जेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दलों के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? देखेंगे, कराची अधिवेशन 1913 है, बॉम्बे अधिवेशन 1915 है, लखनऊ अधिवेशन 1916 है और कलकत्ता अधिवेशन 1917 है। तो देखते हैं यहाँ पर मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दलों के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। कराची अधिवेशन 1913 है, बॉम्बे अधिवेशन 1915 है, लखनऊ अधिवेशन 1916 है, कलकत्ता अधिवेशन 1917 है। तो ये आपके सामने है, खास है, आपके लिए बेहद खास है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ये आपके सामने रहेगा। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दलों के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916 और कलकत्ता अधिवेशन 1917 रहेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पर, लखनऊ अधिवेशन 1916 यहाँ पर आपके सामने होगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों, गर्म दल और नरम दलों को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजमूदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये नाम आप याद रखते हैं, अंबिका प्रसाद मजमूदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। आगे रहेंगे, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? आपको बताना है। यहाँ पर भारत में पहली बार यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? कोची में, चिंसुरा में, सूरत में और आपका चेन्नई में। तो दोस्तों बताइएगा यहाँ पर भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? कोची में है, चिंसुरा में है, सूरत में है और आपका चेन्नई में। तो लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, आपका देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन आपको दिया है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? कोची में, चिंसुरा में, सूरत में और चेन्नई में। राइट आंसर आपका होगा कोचीन में। लीजिएगा यहाँ पर, केरल के कोयनकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दोस्तों बड़ा खास जगह है ये, आप जान सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं अगला, निम्नलिखित में देखेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया है? तो देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया है? हैदराबाद है आपका, बीजापुर है, गोलकुंडा है और अहमदनगर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया है? हैदराबाद है, बीजापुर है, गोलकुंडा है और अहमदनगर है। आपको इसका राइट आंसर रखना है। तो देखिएगा यहाँ पर, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं और निकलते हैं आगे। निम्नलिखित में किस राज्य ने अंग्रेजों के मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो हैदराबाद है, बीजापुर है, गोलकुंडा और अहमदनगर है। राइट आंसर होगा इसका गोलकुंडा, सही है। आप इसको देख सकते हैं, 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पोगांडा प्रति वर्ष था। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? देखेंगे यहाँ पर, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम एंगल मैसूर युद्ध से है आपका, प्रथम एंगल मराठा युद्ध से है, द्वितीय एंगल मराठा युद्ध से है, द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध से है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम एंगल मैसूर युद्ध है, प्रथम एंगल मराठा युद्ध है, द्वितीय एंगल मराठा युद्ध है और द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध है। तो लीजिएगा यहाँ पर इसका आंसर होगा प्रथम एंगल मराठा युद्ध। जी हाँ, इसका राइट आंसर
आपका बी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध आपका इसमें राइट आंसर होता है। और लीजिएगा यहाँ पर प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सलसेत और ब्रेच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। दोस्तों ये आपके सामने रहेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे तरफ और लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में होगा। ये लीजिएगा, डेविस कप की तरह, देखिएगा डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है। हॉफमैन कप है, फेड कप है, BMW टूर्नामेंट है और आपका मिलरोज ओपन है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है, हॉफमैन कप है, फेड कप है, BMW टूर्नामेंट है और मिलरोज ओपन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपके सामने रहेगा, आपको देखना है यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होता है। डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है, हॉफमैन कप है, फेड कप है, BMW टूर्नामेंट है, मिलरोज ओपन है। तो दोस्तों यहाँ पर रखेंगे इसका फेड कप इसका राइट आंसर होता है। देखिएगा, फेड कप अंतरराष्ट्रीय टेनिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित महिलाओं का टूर्नामेंट है। ITF द्वारा आयोजित पुरुषों का टूर्नामेंट डेविस कप है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित पर आपको ध्यान देना है। बैडमिंटन, यहाँ पर बॉलिंग, गोल्फ, टेबल टेनिस। तो लीजिएगा, इनमें से कौन सा खेल सिंगापुर ओपन में होता है। केवल 1 है, केवल 1 और 2 है, केवल 1, 2 और 3 है, 1, 2, 3 और हाँ आपका 4 हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बताएंगे, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिएगा। बैडमिंटन है, बॉलिंग है, गोल्फ है, टेबल टेनिस है, इनमें से कौन से खेल सिंगापुर ओपन में होते हैं। केवल 1 है, केवल 1 और 2 है, 1, 2 और 3 है, 1, 2, 3, 4 आपको यहाँ पर 4 को चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर इसका बनता है आपका, ये सभी खेल आपके सिंगापुर में होते हैं। सिंगापुर ओपन में बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ, टेबल टेनिस सभी खेल होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाता है, ये सभी खेल आपके वहां पर खेले जाते हैं। अगला होता है यहाँ पर ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ बताएंगे। यहाँ पर ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है। ओलंपिक चिन्ह आप देख सकते हैं, उसमें क्या मतलब है इसका। खेल की ललक से है, इसका मतलब चैलेंज से है, आपका निरंतरता से है, आपका अखंडता से है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है। खेल की ललक से है, चैलेंज, निरंतरता से, अखंडता से है। तो दोस्तों बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या रहेगा। तो दोस्तों अगर इसकी बात की जाए ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होगा। खेलने की ललक से, चैलेंज से, निरंतरता से, अखंडता से, तो यहाँ पर निरंतरता से इसका राइट आंसर आपका होता है। ओलंपिक चिन्ह का अर्थ है निरंतरता से, जी हाँ, कंटिन्यूटी से। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की तरफ और लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पद किसने जीता है बताएंगे। यहाँ पर स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता है। ध्यानचंद ने, KD जाधव ने, मिल्खा सिंह ने और यहाँ पर हरिश्चंद्र ब्रिजदार ने। तो देखिएगा, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता है। ध्यानचंद, KD जाधव ने, मिल्खा सिंह ने और हरिश्चंद्र यहाँ पर ब्रिजदार ने। तो क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपको देखना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो बढ़ते हैं, राइट आंसर KD जाधव, इसका राइट आंसर आपका बी होता है। दोस्तों KD जाधव ने 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता है, ये आपका यहाँ पर आंसर बनता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अंतिम रहेगा। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ होगा बताएंगे। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ होगा। कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में। तो दोस्तों यहाँ बताएंगे 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा। कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में। तो दोस्तों यहाँ पर बताएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा। क्वेश्चन अंतिम होगा, आपके सामने है। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होता है। कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका बनता है ऑस्ट्रेलिया में, राइट आंसर इसका बनता है। दोस्तों 2018 राष्ट्रमंडल खेल 4 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 तक गोल्ड कोस्ट क्विंसलैंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर आपके सामने है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आपने चुना है, आपके सामने है। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मेरी क्लास है, अगर आप लेना चाहते हैं ये क्लास आज की आपकी यहीं तक रहेगी। जो साथी यहाँ पर नए हैं वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमें अपना प्यार जरूर दीजिएगा अगर आपने यह देखा कि बहुत अच्छा सेशन आप करा है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, मेरी क्लास यहाँ पर 3 क्लासें आपकी आती हैं। यहाँ पर सुबह 7 बजे मेरी
करंट की क्लास होती है और ये 7:20 पर आपकी दोस्तों यहाँ पर चलती है। मैं इसको कलर को कर लेता हूँ, लिखने में नज़र शायद आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो ये लीजिएगा, वाइट कर लेते हैं यहाँ पर। 7 बजे आपकी यहाँ पर होती है करंट की क्लास प्रतिदिन और ये 7:20 पर आपकी शुरू हो जाती है, ठीक है। अगला है आपका दोस्तों यहाँ पर दूसरी क्लास है मेरी यहाँ पर 1 बजे आपकी होती है यहाँ पर इतिहास की क्लास, जो आपके लिए बेहद खास रहेगी। और दूसरी क्लास यहाँ पर तीसरी क्लास मेरी होती है 3 बजे। अब 3 बजे कौन सी क्लास होती है आपकी? मेरी तीसरी क्लास होती है यहाँ पर हिंदी की क्लास, ठीक है। 3 बजे तीसरी क्लास हिंदी की होती है यहाँ पर, ये तीसरी क्लास मेरी हिंदी की यहाँ पर हो। तो इससे अलग आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेज यहाँ पर मिलती रहती हैं, आपकी यहाँ पर शॉर्टेज मिलती रहती है। दोस्तों जुड़े रहिएगा आप नित्य क्लासेस की लाइव क्लास के साथ में, ऑफलाइन के साथ में, सचिन कुमार निगम के साथ में मैं आपके खिदमत में हमेशा हाजिर हूँ। तो दोस्तों ये आपके सामने रहेगा। जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो मेरे नंबर पर 9917421293 पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और उस पर लिख दीजिएगा। आप इस व्हाट्सएप में लिखते हैं हाई, लिखते हैं हाई, लिखेगा और अपने नाम के साथ में मुझे भेज दीजिएगा और आपको जितनी क्लासें मेरी यहाँ पर होती रहेंगी सबका आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के बाद में आपसे लेता हूँ विदा और मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में। तो दोस्तों तब तक के लिए, जब तक आती है आपकी दूसरी क्लास, तब तक मैं आपसे लेता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।